नमस्कार, मैं सचिन कुमार। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। शुरू कर लेते हैं अभी के हेडलाइन से। पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया उत्तराखंड का लोक पर्व इगास। प्रदेशवासियों को दी बधाई। दिल्ली में पौड़ी सांसद के आवास पर आयोजित हुआ प्रोग्राम। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को लोक पर्व इगास की शुभकामनाएं। कहा, हमारी लोक संस्कृति और परंपरा ही देवभूमि की पहचान। सीएम धामी ने हरिद्वार में किया क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण। कहा, देवभूमि के साथ ही खेल प्रतिभाओं की भूमि के नाम से पहचाना जाएगा उत्तराखंड। हरिद्वार गंगा दीपोत्सव में दीपों से जगमग हुए घाट। 52 घाटों पर जलाए गए 3 लाख से ज्यादा दीप। सीएम धामी ने किया गंगा पूजन। खबरें विस्तार से। पीएम प्रधान नरेंद्र मोदी ने बीती शाम भाजपा के वरिष्ठ नेता और पौड़ी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर इगास बग्वाल पर्व मनाया। भाजपा सांसद हर साल यह पर्व मनाते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी के पहुंचने से यह खास मौका और भी खास हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लोक पर्व को मनाने के लिए बलूनी के निमंत्रण पर उनके आवास पर पहुंचे थे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक लोग समारोह में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी हुई थी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद अनिल बलूनी के आवास पर गौ पूजन, तुलसी पूजन कर इगास की ज्योति प्रज्वलित की। आपको बता दें कि दिवाली के 11वें दिन उत्तराखंड में इगास बग्वाल का पर्व मनाया जाता है। इसे बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व यानी बूढ़ी दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति एवं परंपरा देवभूमि की पहचान है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। इसमें इगास का पर्व भी शामिल है। हमारे लोक पर्व एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सामाजिक जीवन में जीवंतता प्रदान करने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपनी लोक संस्कृति एवं लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संपूर्ण देश में सांस्कृतिक विरासत और गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है, उसी तरह उत्तराखंडवासी अपने लोक पर्व इगास को आज उत्साह से मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में पंच प्राण के संकल्पों में से एक संकल्प यह है कि हम अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोग इगास पर्व पर अपनी परंपराओं के साथ अपने पैतृक गांव से भी जुड़ सकें, इसके लिए राज्य में इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की परंपरा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी लोक संस्कृति एवं लोक पर्वों से जुड़े, इसके भी प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंडवासियों से भी अनुरोध किया कि वे भी अपने लोक पर्व को अपने गांव में मनाने का प्रयास करें तथा प्रदेश के विकास में सहभागी बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख, शांति एवं समृद्धि की भी कामना की है। आखिरकार हरिद्वार को शानदार स्टेडियम मिल गया है, जिसका लाभ उभरते खिलाड़ियों को मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में स्टेडियम और तमाम सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस स्टेडियम को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने 9 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से तैयार किया है। बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पन्ना लाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम हरिद्वार का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के तहत सभी स्तरों पर युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने क्रिकेट स्टेडियम का विस्तार और विकास किया है। इस स्टेडियम को बीसीसीआई और अन्य क्रिकेट खेल विशेषज्ञों के दिशा निर्देश एवं सुझावों को समाहित कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, स्टेडियम में हाई मास्ट
लाइटिंग लगाई गई है ताकि इस स्टेडियम में डे नाइट का मैच भी कराया जा सके। सीएम धामी ने कहा कि हर की पौड़ी हिंदुओं का पौराणिक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान, पूजा और आरती करने आते हैं। इस कारण से हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा काफ़ी अहम हो जाती है। वहाँ पर करीब 50 साल पुरानी पुलिस चौकी स्थित थी, जिस पर पुलिस बल कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी सेवाएं देता था। अब उस जगह पर नए पुलिस चौकी भवन का निर्माण कर लिया गया है। खास बात यह है कि पुलिस चौकी में उत्तराखंड की संस्कृति समाहित कर निर्मित किया गया है। हरिद्वार में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये क्रिकेट स्टेडियम आज इसका लोकार्पण हुआ है और साथ में अन्य भी योजनाओं के खेल योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं। निश्चित रूप से इन योजनाओं के लोकार्पण से इन स्टेडियम के आज प्रारंभ हो जाने से इस हरिद्वार क्षेत्र में एक स्थान जहां से हमारे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, उनकी प्रतिभाओं का विकास होगा और निश्चित रूप से ये हरिद्वार के विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी हरिद्वार वासियों को आज इस स्टेडियम के शुरू होने की सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं वो। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए 9 संकल्प, 9 अपेक्षाएं राज्यवासियों से और आने वाले लोगों से की हैं और हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच हमारे राज्य में एक दुखद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भव्य दीपोत्सव मनाया गया। जिला प्रशासन, गंगा सभा और अन्य संगठनों ने गंगा घाटों पर 3 लाख से ज़्यादा दिए जलाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दीपोत्सव कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान हर की पौड़ी पर ड्रोन शो भी हुआ, जिसमें 500 ड्रोन के जरिए आसमान में कई आकृतियां बनाकर दर्शाई गईं। गंगा आरती में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव और ड्रोन शो में प्रतिभाग किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजन संध्या में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के रजत उत्सव और दीपोत्सव को भव्य ढंग से मनाया जाता था, लेकिन अल्मोड़ा हादसे के चलते कार्यक्रम को सीमित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है। आज हर की पौड़ी पर यह संकल्प लिया गया है कि अगले 10 वर्षों में उत्तराखंड हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बनेगा। कि इन 25 सालों में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में हर एक उत्तराखंड वासी को अपनी सहभागिता करनी है, अपनी भूमिका अदा करनी है और माँ गंगा के तट से आज हम संकल्प लेते हैं कि एक दशक 10 साल आने वाले ये हमारे उत्तराखंड के होंगे। इन 10 सालों में उत्तराखंड हर दृष्टि से शिखर पर होगा। ये माँ गंगा हम सब पर अपना आशीर्वाद करेगी, अपनी कृपा करेगी और दीपोत्सव के इस अवसर पर हम पूरे राज्य के सभी राज्यवासियों के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए हर प्रकार से मंगल कामना उन पर हो, उनकी सभी जो मन की आशाएं हैं। उत्तराखंड में 2 शहरों में कूड़े से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर इन निकायों ने यह कदम उठाया है। इससे इन शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती से लोगों को राहत मिल सकेगी। दरअसल शहरों में कूड़ा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। शहरों में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही कूड़ा उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से निकायों के सामने साफ सफाई से लेकर पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती आ रही है। लेकिन कूड़े से बिजली का उत्पादन होने से भविष्य में लोगों के सामने प्रदूषण की चुनौती काफ़ी हद तक कम हो सकेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों अफसरों को इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए विकास योजनाएं बनाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में रुद्रपुर नगर निगम और मसूरी नगर पालिका ने वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी के तहत कूड़े के ढेर से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने पर जोर दे रही है। ग्रीन इकोनॉमी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में निकायों में कूड़े से बिजली पैदा की जा रही है। इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी भी तैयार की गई है। राज्य सरकार उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जनपद पौड़ी में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले आदतन अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस क्षेत्राधिकार कोटद्वार वैभव सैनी ने जानकारी देते हुए बताया
कि जनपद में अभी तक 8 आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। में भी हमने लगभग 2-3 व्यक्तियों को जिला बदर किया है और इसमें पूरे उसमें अगर आप देखें पूरे साल में इस बार अच्छी कार्रवाई की गई है गुंडा एक्ट में और लगभग 8 व्यक्तियों को अभी तक जो हमारे सर्कल के हैं उन्हें जिला बदर किया गया है। हरिद्वार में मुल्तान सेवा समिति द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। भीमगोड़ा स्थित जसवंत घाट पर आयोजित शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। मुल्तान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हर साल वो दिल्ली में नेत्र जांच शिविर आयोजित करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हरिद्वार में शिविर लगाया है। शिविर में न सिर्फ जांच के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी बल्कि मरीज के ऑपरेशन तक भी निःशुल्क कराए जाएंगे। हरिद्वार में हमने पहली बारी लगाया है ये, जिसमें हम कैटरेक्ट के ऑपरेशंस करवाएंगे यहाँ पर और आंखों की जांच हो रही है, जिसमें हम फ्री चश्मे, दवाइयाँ इत्यादि दे रहे हैं सब लोग। कितने लोग लाभ उठा रहे हैं? करीब 500 का टारगेट है जी, अभी 350 के आसपास हो चुके हैं। बाकी जैसे जैसे आगे संख्या बढ़ती है 1 बजे तक हमारा कैंप चलेगा। अच्छे वहाँ हमारे फिजियोथेरेपी का भी, आंखों का भी, दांतों का भी, हर तरह का वहाँ अरेंजमेंट होता है। हमेशा हम हर साल दिल्ली में 8 या 9 कैंप लगाते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में। इस दफे हमारे अपने साथी हैं रविंदर जैन जी, उन्होंने हमें कहा कि हमारा मन है कि हम हरिद्वार में ये आंखों का कैंप लगाना चाहते हैं। पूर्व विधायक व बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए धामी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में धामी लगातार जुटे हुए हैं। कैलाश शर्मा ने कहा कि सरयू सेराघाट अल्मोड़ा पंपिंग योजना के लिए वे लंबे समय से प्रयासरत थे और अब राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने अल्मोड़ा को बड़ी सौगात देते हुए इस योजना के वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश सचिव पेयजल को दिए हैं। इस महत्वपूर्ण योजना के धरातल पर उतरने के बाद अल्मोड़ा नगर की 2 लाख से अधिक की आबादी व आसपास के ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। शर्मा ने कहा कि सीएम घोषणा के तहत पौधार बेतालेश्वर स्यालीधार लिंक रोड के सुधारीकरण व डामरीकरण के लिए शासन ने 2.5 करोड़ स्वीकृति कर दिए हैं, जबकि रानीधारा सड़क व नालियों के निर्माण के लिए पहले ही 2 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। जिन्हें जनहित में पूरा होना बहुत आवश्यक था, जिसमें जैसे कि हमारे पौधार बेतालेश्वर शालीधार मोटर मार्ग अभी 2 करोड़ 52 लाख रुपए उसके सुधारीकरण और उसके डामरीकरण के लिए स्वीकृत कराया है और मेडिकल कॉलेज को जोड़ते हुए मोटर मार्ग आगे जा रहा है उसका। और जो एक बहुत बड़ी यहाँ की आवश्यकता थी पेयजल की, अल्मोड़ा क्योंकि यहाँ आबादी का दबाव, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मैं जब विधायक बना तब से ये प्रयास था कि अल्मोड़ा में एक हिम आच्छादित नदी से यहाँ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। तब भी मैंने सेराघाट सरयू से एक पंपिंग योजना बनाकर अल्मोड़ा और अल्मोड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे गांवों को, ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिले, इस योजना से ऐसा प्रयास था। ऋषिकेश में गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी के छात्रों को नशीले पदार्थों और मोबाइल के उपयोग के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। दुष्परिणामों की जानकारी मिलने पर छात्रों ने नशे से दूर रहने और मोबाइल का उपयोग कम से कम करने का वादा अध्यापकों से किया है। बता दें कि राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 350 अभिभावकों ने हिस्सा लिया। बैठक में मोबाइल के बढ़ते उपयोग और नशे की लत में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रत्येक छात्र को मोबाइल और नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी देकर उनको काउंसलिंग दी जाएगी। अभिभावक सम्मेलन के बाद स्कूल का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम भी घोषित किया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अध्यापकों ने शाबाशी देकर हौसला अफजाई की। खटीमा के भारत नेपाल सीमा स्थित झनकैया शारदा नहर पर कार्तिक मास की पूर्णमासी से शुरू होने वाले गंगा स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने तथा तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तथा व्यापारियों के साथ
एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यातायात व्यवस्था, साफ सफाई, बायोमेट्रिक शौचालय की व्यवस्था, बिजली व पानी की व्यवस्था, बाहर से आने वाले व्यवसायियों के सत्यापन, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा सड़क पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने आदि विषयों पर चर्चा की गई। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मेले को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मेले में होने वाली अप्रिय घटना को रोकने तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। वहीं व्यापारियों ने भी मेले के दौरान होने वाली समस्याओं से प्रशासन तथा मेला कमेटी को अवगत कराया, जिस पर मेला कमेटी के प्रबंधक पूरन धामी ने बताया कि मेले के दौरान व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, उनकी समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। दिशा निर्देश हमने दे दिए हैं, एसओ साहब ने दे दिए हैं कि भाई क्या से हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा। जो भी बाहर से व्यापारी आएंगे उनका सत्यापन आवश्यक होगा। जो झूले यहाँ पर लगेंगे उनका सेफ्टी सर्टिफिकेट PWD से लेना आवश्यक होगा। कूड़े के सिलसिले में कहा गया कि जब कूड़ा यहाँ नहीं फेंकेंगे, अपने वहाँ एक डस्टबिन रखेंगे जिसमें वो कूड़े को डालेंगे और प्रत्येक दिन वो कूड़ा यहाँ से बाहर उठकर डंपिंग जोन में जाएगा। मेले की तैयारियों को देखकर मेला कमेटी, पुलिस प्रशासन, शासन इसको अंतिम रूप दिया गया है। इसमें व्यापारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि सर्वप्रथम तो जो जगह आवंटन को लेकर कि भाई मेन सड़क से वो 10 फीट। हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा सत्यापन करवा चुके ऑटो चालकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे ऑटो चालकों ने बताया कि उनके द्वारा परिवहन विभाग का सत्यापन कराया गया है। वह यूनिफॉर्म और आई कार्ड पहनकर भी चल रहे हैं। उसके बावजूद सीपीयू और पुलिस उन्हें जगह जगह रोककर पुलिस सत्यापन के नाम पर परेशान कर रही है और चालान काट रही है, जबकि आरटीओ द्वारा सत्यापन अभियान में पुलिस सत्यापन भी साथ किया जाना था, लेकिन कई ऑटो चालकों का पुलिस सत्यापन नहीं हुआ है। इस वजह से पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के लिए अभियान चलाया गया था, उसमें 3 दिन का समय और दिया गया है। इन 3 दिन के समय में सभी का आरटीओ और पुलिस सत्यापन किया जाएगा। उसके पश्चात व्यापक पैमाने पर ड्रेस कोड, आई कार्ड और दस्तावेजों के चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जो कार्यशालाएं आयोजित की गई थी उसके क्रम में जो फीडबैक प्राप्त हुए, उसके पश्चात जिला प्रशासन ने ऑटो चालक और 3 व्हीलर्स के लिए एक SOP निर्गत की थी। उसी के क्रम में 3 नवंबर तक का समय इन्हें दिया गया था कि वो एक निर्धारित जो यूनिफॉर्म है उसके बाद यदि नहीं पहनते हैं तो प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। आते हैं वो वहाँ पर जो आईटी वाले हैं वो कहते हैं आज नहीं हो रहा, आए नहीं है, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, डेली हम चक्कर मार रहे हैं, कोई आ नहीं रहा। और रोड में गाड़ी लेके वो कहते हैं पूरी पुलिस प्रोविजन कहाँ है। करीब 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, आना जाना डेली हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज में हम लोग आ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशानी। मैं सर लालपुर रोड पे चलाता हूँ, जमीन मंडी से मेरा परमिट है सर, वहाँ भी बहुत चालान काट रहे हैं हम लोगों का, डर की वजह आ नहीं रहे रोड पे। क्या करें सर? आरटीओ द्वारा वेरिफिकेशन तो हो गया, अब हम 3 तारीख से पुलिस की मोहर लगाने के लिए चक्कर मारे फिर रहे हैं। अभी भी एमडी में वहाँ कम से कम 3-400 टेम्पो खड़े हैं जो इंतजार ही कर रहे हैं उनकी। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने समापन की ओर है, जहां केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं अब 4 धाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है, जहां सरकार का दावा था कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते वर्ष 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेगा। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुली और तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ा। कांग्रेस ने श्रद्धालुओं की अपेक्षाकृत कम संख्या को सरकार की व्यवस्था में कमी बताई है। वहीं BKTC अध्यक्ष ने इसको लेकर कहा कि क्योंकि यात्रा को समय समय पर रोकना पड़ा और बरसात की अवधि लंबी होने के चलते भूस्खलन व अन्य आपदाओं से भी यात्रा पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए यात्रियों की संख्या कम देखी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी संचालित है तो संभावना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में ज़रूर इजाफा होगा। मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं, तो स्वाभाविक रूप से
क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन है वो कम थे, उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है। खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। और जो 4 महीने की मेहनत से अपने 12 महीने का जीवन यापन हमारे चारधाम के गढ़वाल के लोग करते थे, उनके जीवन में बड़ा संकट आया, उनका व्यापार घटा है। और साथ में इन्होंने यात्रा को जो डाइवर्ट किया है गढ़वाल से, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान गढ़वाल के हमारे क्षेत्र को हुआ है। निश्चित ही ये निंदनीय है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि आयोग महिलाओं के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। महिलाओं के लिए प्रत्येक थाने तथा वन स्टॉप में महिला हेल्पलाइन की स्थिति जानी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी जानी जा रही है। विश्वविद्यालयों में युवतियों के साथ संपर्क कर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ स्पा सेंटर में लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे महिलाओं के साथ होने वाले गलत कृत्यों को रोका जा सके। महिला तस्करी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के साथ लगातार सत्यापन कार्रवाई करने के साथ ही बेहतर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की भी सहायता की जा रही है। राज्य में जल्द ही महिला नीति को लागू किया जाएगा। महिलाओं को लेकर हमेशा वो संवेदनशील रहे हैं और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी सरकार का हिस्सा है। तो जितने भी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षित कैसे रहें, महिला आयोग लगातार काम कर रहा है। और महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर ली है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होना है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का भी गठन किया गया है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति GTCC का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थलों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। इसको लेकर खेल निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि नवंबर के अंत तक हम यह फाइनल कर लेंगे कि कौन सा खेल किस प्रारूप में और किस तरह से होगा। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी 100% है, बस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही GTCC आ जाती है, बाकी इंटीग्रिटी तय कर ली जाएगी। प्रदेश के खेल निदेशक ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। डेट्स डिसाइड हो गई हैं और GTCC का नियुक्ति कर दी है ओलंपिक एसोसिएशन ने। GTCC का साथ मीटिंग होने के बाद हमारा वेन्यूज़ का फाइनलाइजेशन हो जाता है, जो हमने प्रस्तावित कर रहे हैं 34+4 गेमों के लिए। तो इन 38 गेमों का जैसे ही वो वेन्यू फाइनलाइजेशन हो जाता है, ओके रिपोर्ट आ जाती है, तो काम हमारा सभी वेन्यूज़ में चल रहा है। हमारा जो निर्माण इकाई है वो सब जगह एज पर नॉर्म्स हमारा PMU और एसोसिएशन से बातचीत करने के बाद ही हर एक गेम का एक ग्रीन बुक है, उसके गाइड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसी के अनुसार हमारा काम चलता है। उससे इधर हम नहीं जाते हैं। DOCs अप्रूवल देते हैं, GTCC उसको ओके करती है, रिकमेंड करती है और गेम्स के लिए हम वेन्यूज़ को फाइनलाइज कर देते हैं। तो वो हम उसी स्टेज पे हैं, हम फाइनल स्टेज पे हैं। नवंबर तक मैं उम्मीद करता हूँ सारे हमारे वेन्यूज़ 38 गेमों के अप टू डेट हो जाएंगे फॉर गेम्स। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में हिस्सा लेकर वापस लौट आई हैं। वापस लौटने के बाद स्पीकर खंडूड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सम्मेलन में हुई चर्चाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान संसदीय कार्य प्रणाली को और बेहतर किए जाने पर चर्चा की गई। साथ ही सम्मेलन में संघ को नॉन
चैरिटेबल संगठन के रूप में मान्यता दिए जाने पर भी फैसला लिया गया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी पहुंची। खास बात यह है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ लोकतंत्र के संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और विधायी जैसी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करता है। इस बार 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव किया गया, जिसमें भारतीय क्षेत्र की ओर से समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर क्रिस्टोफर कलीला को नया अध्यक्ष चुन लिया गया। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। तो एक वो अच्छी चीज़ वहाँ पर हुई। साथ ही साथ मुझे पैनल पर भी बैठने का मौका मिला। वहाँ पर जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं कॉमनवेल्थ की, उनमें हमको पैनल पे बैठने का मौका मिला, जिसपे ये चर्चा थी कि हम अपनी महिलाओं को किस तरह से राजनीति में आगे लेकर आएं, उनको क्या ऐसा कार्य करें, कैसे उनको सशक्त करें कि वो खुद ही पहल कर राजनीति में आए। तो बहुत अच्छी चर्चा रही और वहाँ पे जो हमारी सरकारों के द्वारा कार्य हुए हैं, चाहे वो शुरू से सशक्त, उसके पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हेल्थ को लेकर मैंने वहाँ चर्चा की। लेकिन वहाँ पर जो बहुत फैसिनेटिंग उनको लगा वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लगे, उसके बारे में बहुत चर्चा हुई। इनफैक्ट डॉक्टर गिम्बा जो कि हमारी प्रेसिडेंट है CWP की। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।